हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके केमिस्ट्री क्लासेस पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हमने कवर कर ली थी, उसके बाद जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। नोट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंच गए हैं और मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो आप पूछ लीजिए, ताकि जो है हमारा कम से कम यूनिट वाइज हम जो है कंप्लीट करते जाएं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आज प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में आपका कंप्लीट कर देता हूं। तो आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी की प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, जिन्होंने लेट नोट्स परचेज करें अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वरना अगर आप ये सोचेंगे कि भाई 10 दिन बाद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम पूछूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि इस डेट तक आप ये वाले टॉपिक की प्रॉब्लम पूछ लीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो उसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा था वो है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आप अपनी शीट ले लीजिए, मैं यहाँ सारे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख सकता, टाइम इतना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एलिमेंट 107, देखिए एटॉमिक नंबर जो दे रखा है एलिमेंट का वो दे रखा है 107। ठीक है, हैज़ बीन मेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 107 जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन दे रखी है। क्या रिएक्शन दे रखी है मैं लिख देता हूँ, 83 बिस्मिथ 209 प्लस M24 54 gives 107 UNS 261 प्लस 20N1। अब देखिए ये आरपीएससी ने 2011 वाले पेपर में पूछा था स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। हालांकि ये आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपके एक टॉपिक पहले था सुपर हैवी एलिमेंट्स करके, जो आप हटा दिया है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ रखा था। अब देखिए यहाँ पर ये आगे कह रहा है वेयर एम इज़, ये पूछ रहा है यहाँ पर m क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर m जो है, अब देखिए मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है उसके नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर लिखा होता है और ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है थोड़ी बहुत तो वहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर 24 पता होना चाहिए किसका है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो देखिए 24 जो एटॉमिक नंबर है वो क्रोमियम क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आयरन का एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं, कोबाल्ट का जानते हैं, निकल का जानते हैं। समझा रही बात, 24, 26, 27, 28 ये एटॉमिक नंबर होता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर m क्या है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर मेंशन है तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। दूसरी जो सबसे खास बात है इस रिएक्शन की वो ये है कि ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। तो आपको क्या करना है कि एटॉमिक नंबर मैच हो ना हो, लेकिन एटॉमिक मास मैच होना चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर कई बार क्या होता है मिसमैच हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा जो रेज होती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो ये है आपका मास नंबर बैलेंस रहना चाहिए, और अगर बीटा पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है तो एटॉमिक नंबर भी बैलेंस रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 209 और 54 ये दे रखा है। तो 209 और 54 को अगर आप ऐड करेंगे तो 209 और 54 देखिए 3 और ये हो गया 6 और ये 263 इसका मास है रिएक्टेंट की साइड, तो प्रोडक्ट की साइड भी 263 होना चाहिए। तो देखिए 261 तो इसका हो गया और 2 ये हैं तो 2 इसका हो गया, 263 मैच हो गया। अब क्योंकि यहाँ बीटा पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर कितना है 83 और 24, 83 और 24, 4 और 3 7, 8 और 2 10, 107 हो गया। यहाँ पर भी 107 है। ठीक है, ये 0 है। तो कहने का मतलब है दोनों साइड से रिएक्शन बैलेंस है, प्रोटॉन की साइड से भी और मास की साइड से भी। अगर बीटा पार्टिकल निकलता है, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी स्पीसीज में से अगर कोई बीटा पार्टिकल निकलता है, जैसे मैंने कहा x से y बना और एक बीटा पार्टिकल निकल गया, तो मैंने कहा कि ये a है और ये b है, मतलब ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। समझा रही बात, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। तो अब होगा क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 1 से। अब ये क्योंकि प्योर न्यूक्लियर का पार्ट है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि यहाँ एटॉमिक नंबर 24 है तो क्रोमियम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये यूएनएस पे एक और क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ पर और बता दूंगा आपका जो क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप पुराना वीडियो देख लियो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसने कहा है कि रिएक्शन को कंप्लीट करिए। अब देखिए सुपर हैवी एलिमेंट्स आपके सिलेबस में था इसलिए क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने इसलिए ही शीट में डाल दिया था, बाद में सिलेबस में से हटा दिया है, कोई बात नहीं। प्लस क्रोमियम
24 54, देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी है और क्वेश्चन पूछा है इसने +2n1n01। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, मतलब यहाँ पर क्या होगा ये पूछा है इसने, ये 2018 में पूछा गया है। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं, तो देखिए ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन बनाने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑप्शन चेक करने से पहले आपको क्या करना है, एक तो मास को बैलेंस करना है, एटॉमिक नंबर को, और एक मास नंबर को बैलेंस करना है। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो 83 और 24 अभी हमने निकाला, 107 आना चाहिए। अब क्योंकि इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, प्रोटॉन की संख्या नहीं है, तो नीचे जो भी टर्म आएगी यहाँ पर उसके नीचे 107 होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद मास की बात करें तो 209 और 54, अभी हमने देखा 209 और 54 ये रहा, 263 होना चाहिए। अब 263 में से 2 यहाँ पर आ गया तो 2 माइनस हो गया, बचा कितना 261। तो ये मैं लिख देता हूँ 261। तो अब जो भी स्पीसीज़ है उसमें एक चीज़ तो क्लियर होगी, 107 और 261। अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे 107 UNO 260, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 263 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दो बचे 261 वाले, तो मैं वो लिख देता हूँ UNP 107 261 और एक है UNS 107 261। अब देखिए यहाँ पर इसने थोड़ा टिपिकल कर दिया है, दो ऑप्शन दे दिए जिसमें 107 भी कॉमन है और 261 भी कॉमन है। तो यहाँ पर एक आपके नॉमेनक्लेचर चलता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सुपर हैवी एलिमेंट्स में, तो वहाँ पर आपके क्या चलता है 0। तो देखिए ये होता है आपके अन, इसके लिए अन काम में लेते हैं हम, इसके लिए नील काम में लेते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 7, तो देखिए यहाँ पर 7 के लिए सेप्ट काम में आता है। तो एक्चुअल में ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है UNS, ये जो दे रखा है UNS ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अननील सेप्टियम। तो अननील सेप्टियम का मतलब क्या है, U का मतलब अन का मतलब 1, N का मतलब नील का मतलब 0, S का मतलब सेप्टियम का मतलब 7। तो ये जो 107 एटॉमिक नंबर है इसकी फुल फॉर्म के फॉर्म में इसका सिंबल मेंशन कर रखा है, तो इसलिए इसको नाम दे रखा है इसने अननील सेप्टियम। ये आपके सुपर हैवी एलिमेंट्स में जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में फुल आगे जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर आता है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पहले आपके सिलेबस में दे रखा था। तो UNSC की फुल फॉर्म है अननील सेप्टियम, जिसका मतलब है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 107। तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या है, रिएक्शन का जो मास है और एटॉमिक नंबर है वो बैलेंस करना आना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं करना है, मास बैलेंस करना है। समझ में आ रही है बात, क्या बैलेंस करना है, मास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है। अब देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो RPSC ने उसके जो आंसर की है वो डिलीट कर दी थी। तो आप जो है वीडियो जाइए वहाँ पर उसको देखिए मैंने क्या समझा रखा है, उसके बाद फिर आप जो है उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है पहले से, वो क्वेश्चन आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम पूछिए। आप वीडियो नहीं देखेंगे और फिर प्रॉब्लम पूछेंगे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट इन थर्ड शेल। ये कह रहा है कि शेल कौन सा है, थर्ड, मतलब n की वैल्यू 3 है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट, ऑर्बिटल की संख्या पूछ रहा है। अब अगर आपने जो मेरे वीडियो हैं वो आपने देखा हो तो वहाँ पर सिंपल सा थ्योरी वीडियो देखा हो या प्रैक्टिस का वीडियो देखा हो, तो वहाँ पर अगर किसी शेल में आपको ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर आप n स्क्वायर की वैल्यू से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 दे रखी है तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर था 23। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर मैं आप बोलता जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए 28 में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर L = 5। ये पूछ रहा है L की वैल्यू दे रखी है 5, इसमें कुल ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है 2l+1। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, 2l+1। अब इससे आप निकाल सकते हैं आंसर। तो 2l+1 क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 1।
तो 5 2 जा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, ये 11 है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखे हैं, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि ना तो आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है, ना आपने थ्योरी के वीडियो देखे हैं, प्रैक्टिस भी आपने नहीं करी है। तो आप जो है कोई बात नहीं, थ्योरी के वीडियो दोबारा देखिए, नोट्स अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन ऑल एनर्जी सब लेवल्स फॉर विच सम ऑफ n प्लस एल इज लेस देन 5 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा दिया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे इसका मतलब उन्होंने वीडियो देखे ही नहीं है, तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू किसके लिए 5 से कम है, ये मैंने जो सेकंड जो लास्ट वीडियो था एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें करवा दिया अच्छे से सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो पूछ रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज। अब जैसे इसने एक शब्द लिख दिया डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है जिसकी एनर्जी सेम होती है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल से मतलब ये है कि वो सेम सबशेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेम सबशेल की। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि पी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो तीनों पी के ऑर्बिटल हैं, ये है तो अलग अलग ऑर्बिटल, लेकिन ये डीजेनरेट है। क्यों? क्योंकि पी सबशेल क्या है, तीनों की एनर्जी क्या है? बराबर। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इज। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि सबशेल सेम होना चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद m और s की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें n की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3, a में और b में भी n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और l की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या दे रखी है? 2 और 2। ठीक है, उसके बाद m की वैल्यू जो है वो भी मैं लिख देता हूँ। m की वैल्यू दे रखी है a के लिए -2, b के लिए m की वैल्यू दे रखी है -1, s की वैल्यू दे रखी है -12 और s की वैल्यू दे रखी है -12। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m की और s की वैल्यू भले वेरी करे, s की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू भले ही वेरी करे, लेकिन अगर आपने डीजेनरेट कह दिया, डीजेनरेट का मतलब सबसेल सेम होना चाहिए कम से कम, तो n और l की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो वापस से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज। डीजेनरेट को हिंदी में कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए क्वांटम नंबर क्या होंगे? तो अपभ्रंश कक्षक का मतलब उपकोष कम से कम सेम है। तो उपकोष सेम के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान समान होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन नंबर है 48। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है। देखिए उसका रीज़न भी है। रीज़न क्या है? क्वेश्चन पूछा है द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाइड। अब ये कह रहा है एक न्यूक्लियाइड है 13Al27, ये पूछ रहा है इसकी न्यूक्लियर रेडियस क्या होगी? R। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है वो ये है R = R0 a की पावर 1/3, और R0 जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवा रखी है 1.4 × 10⁻⁻15, और ये है मीटर में, और a की पावर 1/3। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर और a की पावर 1/3। अब a यहाँ पर क्या है? मास नंबर। मास नंबर है 27। तो 27 की जब पावर 1/3 आप करोगे तो ये आपके आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 की जब आप पावर करते हो 3, तो ये आता है 3 3 × 9, 9 3 × 27। तो 27 की जब पावर 1/3 करोगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप इसको जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 × इसको 3 लिख देता हूँ, और 10⁻⁻15 मीटर जो होता है वो फैक्टोमीटर के बराबर होता है, FM। ये आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके फाइनली 4.2 FM। तो एक्चुअल में तो आंसर यही है, क्योंकि मैंने जैसे और बुक्स भी कंसल्ट करी है तो वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू यही दे रखी है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो अब देखा जाए तो एक्चुअल में इसका आंसर ये होना चाहिए था 4.2 मीटर।
अब यहाँ पर आरपीएससी ने क्या है 4.2 तो दे नहीं रखा फैक्टोमीटर, अब उसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं 3, 4.5, 4 और 5, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके जूनियर केमिस्ट में पूछा गया है, जूनियर केमिस्ट का क्वेश्चन है ये, और जूनियर केमिस्ट कब का 2014 का, और उसमें कौन सा ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का, GWD का। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्या है मैं आपको इसलिए भी दे देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आरपीसी पूछ के रही है, वरना मैं चाहता तो इसमें क्या कर सकता था, मैं करेक्शन करके एक्यूरेट ऑप्शन दे देता। तो वहाँ पर क्या है 4.2 एक्यूरेट आंसर है। अब आप इसका नियरेस्ट देखेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा, लेकिन आरपीएससी ने जो है वो की में दे रखा है 4.5। तो आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है सेम ऑप्शन के साथ, तो क्योंकि आरपीएससी ने 4.5 माना है तो आप आंसर किसको टिक करेंगे 4.5 को। लेकिन अगर एक्यूरेट आंसर की हम बात करें तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा 4.2। अब आरपीएससी ने इसको 4.5 आंसर माना, 4 नहीं माना, उसके पीछे हम एक अगर लॉजिक देना चाहें या केवल दिल को तसल्ली देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर 1.4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आएगा। अब आरपीएससी ने मान लीजिए 1.4 की जगह गलती से क्या मान लिया 1.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.2 आ सकता है, 4.5 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए इसने इसको 4.5 मान लिया है। अगर आपको एक्चुअल आंसर चाहिए तो एक्चुअल आंसर इसका 4.2 ही है, लेकिन क्योंकि आरपीएससी ने ऑप्शन ही यही दिए हैं और वहाँ पर बस कोई ऑप्शन नहीं, तो आरपीएससी ने ये माना है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि आरपीएससी के हिसाब से केमिस्ट्री हम चलाएंगे तो हमारा कंसेप्ट खराब हो जाएंगे। तो आपको एक्चुअल आंसर क्या है 4.2 ही मानना है आपको, लेकिन क्योंकि आरपीएससी ने माना है कि भाई 1.4 की जगह 1.5 मान लिया तो 4.5 है। तो अगर एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो 4.5 आप कर सकते हो, अगर 4.2 ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर 4.2 ही होगा एक्चुअल में, तो ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आंसर एक्यूरेट निकालना तो 4.2 ही आंसर आएगा, लेकिन आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, उसने ये आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने शीट में दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइड आयन इज। अब देखिए ऑक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड आयन होता क्या है। तो देखिए ऑक्साइड आयन जो होता है वो O2- को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? O2- को। तो O2- को ऑक्साइड आयन कहते हैं। अब ऑक्साइड आयन O2- है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम जो होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 2 माइनस के हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहूँ तो 1s2, 2s2, 2p6। लेकिन जब ऑप्शन की बात करें तो इसने P6 दे रखा है, P4 दे रखा है और P3 दे रखा है, लेकिन जो 2p6 दे रखा है इसने वो इसके नीचे x लिखा हुआ है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन इसने दे रखे हैं उसके नीचे x लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों जो आपके ऑर्बिटल हैं तीनों में 2-2 हैं। तो यहाँ पर 2p6 सिंपल लिख दो तो सही है, और अगर px, py, pz के फॉर्म में लिख रहे हो तो तीनों में 2-2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं आपको। तो यहाँ जो है इसने 2p6 दे रखा है लेकिन उसके नीचे x लगा रखा है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि एक px में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये आपके px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो कहने का मतलब है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तीनों में 2-2 दिखाता या सिंपल 6 शो करता। इसने दोनों ही नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रखा है व्हेन देयर इज नो न्यूट्रॉन इन एन एटम एटॉमिक नंबर इज। अब ये कह रहा है कि अगर किसी एटम में न्यूट्रॉन ना हो, तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने लिखवा रखा है x, ये z और ये a। z एटॉमिक नंबर है जो कि बताता है प्रोटॉन की संख्या को, a मास नंबर है जो कि बताता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को। अब ये कह रहा है व्हेन देयर इज नो न्यूट्रॉन इन एन एटम, अगर किसी एटम में न्यूट्रॉन हो ही ना तो ये n0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? p के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या होगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एटॉमिक नंबर भी p और मास नंबर भी p, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है 57 क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एटॉमिक क्वेश्चन नंबर का आप ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। ये जो था ये आपके 55 वाला था, ठीक है। शीट आपके पास है, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 57 क्वेश्चन ये कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर प्लस। 57 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉपर प्लस की बात हो रही है, वो भी ग्राउंड स्टेट, GS लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट,
ठीक है। द नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड सबशेल फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर प्लस द नंबर ऑफ शेल, क्या क्या पूछ रहा है ये, एक तो पूछ रहा है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा पूछ रहा है ऑक्यूपाइड सबशेल, ऑक्यूपाइड सबशेल। तो देखिए ये सब ऑक्यूपाइड की बात हो रही है। फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड ऑर्बिटल्स, और चौथा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली, इन सब की बात कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार, 4, 8, 15, 2, 3, 6, 15, 1, 3, 6, 14, 0, 4, 7, 14, 2। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करेंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। कैसे सेव होगा मैं समझाता हूँ। कॉपर प्लस की बात हो रही है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होती है। अगर मैं केवल कॉपर की बात करूँ, कॉपर प्लस की बात ना करूँ, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसका जो कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था वो बताया था 3d10 4s1, ये मैंने आपको बताया था। अब ये कह रहा है कॉपर प्लस है, तो जैसे ही आपने कॉपर प्लस करा एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे आपने कॉपर प्लस की बात करी, कॉन्फिगरेशन हो गया 3d10 4s0। अब आप खुद सोचिए कि 3d10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0, और 0 किस में दे रखा है, एक ही में दे रखा है, तो ये सारे गलत हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंसेप्ट को ढंग से काम में लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और एक्यूरेट आएगा। अब आप इसको पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे कि भाई 3d10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर रहा है शेल की, तो देखिए 4 तो अब काम में आ नहीं रहा क्योंकि ऑक्यूपाइड नहीं है, तो जो शेल काम में आ रहे हैं वो हैं 1, 2 और 3, तो 3 शेल हो गए, ये सही है। उसके बाद ये कह रहा है ऑक्यूपाइड सब शेल, तो ऑक्यूपाइड सब शेल की अगर मैं बात करूं तो 1 में कौन कौन से हैं, S, 2 में है S और P, 3 में क्या है S, P और D। टोटल कितने हो गए सब शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। उसके बाद कह रहा है फील्ड ऑर्बिटल्स, काउंट कर लेते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 5, इनको काउंट कर लो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 6, 3 9, 9 और 5 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर तो एक्यूरेट पूरा आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने सबसे पहले ये चेक करा तो आपका आंसर स्टार्टिंग में आ जाता, आपने क्रॉस चेक कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर 3s ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है ये एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग पूछ रहा है 3s ऑर्बिटल के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल मेंशन करके एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr=nh/2π, वहाँ वो वाला नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, 3s के लिए पूछ रहा है स्पेशली, तो 3s के लिए जब आप वो पूछ रहा है तो √L+1h/2π ये फॉर्मूला लगेगा। जब उसने स्पेशली ऑर्बिटल मेंशन कर रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, √L+1/h/2π। अब s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो जब आप l की वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल इज, तो 3s का मतलब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला ये होता है, और जब आप s के लिए l की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए 62 में हो सकता है बाय मिस्टेक जो है की में गलती से आंसर टिक कर हो गया हो या गलत की आ गई हो, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो अगर की में करेक्शन हो तो आप कर लीजिएगा, वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया था कि इसमें करेक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ निकल 2+। ये पूछ रहा है कि निकल 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए निकल जो होता है, अगर मैं सिंपल निकल की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। अब निकल 2+ की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8, तो 3d8 जब आप भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 जो है वो 1 ऑप्शन में दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन में 2 है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन टिक हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि आंसर 2 है तो हमने 2 ऑप्शन टिक कर दिया, तो वो हो सकता है बाय मिस्टेक की में हो। इसका आंसर है अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 था। की में करेक्शन कर लेना अगर ज़रूरत हो तो, लग रहा है की में सही नहीं है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 73 जो आपने पूछा है। अब देखिए 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ अ 4D इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि 4D इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट क्वांटम नंबर के सेट कौन से होंगे। तो सेट जो दे रखे हैं वो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 4 3 2 प्लस हाफ, दूसरा है 4 2 1 0, तीसरा है 4 3 -2 प्लस हाफ, चौथा है 4 2 1 और माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे जो मेन पॉइंट बता रखे हैं कि कौन सी, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से क्वांटम नंबर का सेट सही है और कौन सा गलत है, तो वो मैंने आपको हिंट दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 4D के लिए कौन से क्वांटम नंबर का सेट है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले कौन कौन से सेट पॉसिबल ही नहीं है उनको हम हटा देते हैं। एस की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये मैंने हटा दिया। इसके अलावा एन की वैल्यू एल से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। उसके अलावा एम की वैल्यू जो है वो एन के बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये इसके छोटी है, सही है, ये इससे छोटी है, सही है, ये ठीक है, मतलब एक ऑप्शन कट गया। अब बात करते हैं 4D की। तो 4D की बात करते हैं, एन की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए जो कि बिल्कुल सेम है सब में, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको चेक करना है सेकेंड नंबर पर एल। तो जब आप एल की वैल्यू देखेंगे तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, तो एल की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो एल की जो वैल्यू 2 है वो एक तो इसमें दे रखी है और एक इसमें दे रखी है। ये ऑप्शन पहले ही कट गया, बच गया, ये आंसर आ गया आपका। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमने गलत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 2 चीज़ चेक करी। एक तो आपने पहले तो स्पिन क्वांटम नंबर से ऑप्शन कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये चारों सेम है तो आपने केवल एक चीज़ चेक करी, आपका आंसर आ गया। तो अगर आप तरीके से करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट बताया उनका ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। काफ़ी कन्फ्यूजन था और हो सकता है मैंने इसमें जो है कि मैं गलत आंसर टिक कर दिया था, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या निकलता है और आपको लैंग्वेज का मतलब कैसे निकालना है वो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ये बहुत जनों ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर इसने एक शब्द काम में लिया है, रिक्वायर। क्वेश्चन में वापस पढ़ देता हूँ, उसकी लैंग्वेज समझा देता हूँ। ये कह रहा है द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन परमाणु में, विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन से संक्रमण में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर, रिक्वायर्ड कह रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक अगर ये कहता हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, अगर ये केवल ऐसे लिखता, मतलब अधिकतम ऊर्जा का संक्रमण, तो अगर केवल ट्रांजिशन लिख रहा है तो ट्रांजिशन वो जो नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है या एनर्जी एमिट है या एनर्जी रिलीज है, तो वहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है कि ये नीचे से ऊपर की बात कर रहा है या ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। तो अगर ये कहता है हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, तो उसमें दोनों पॉसिबल थे, लेकिन इसने लिख दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता नीचे से ऊपर जाने के लिए होती है। तो एक तो चीज़ क्लियर होगी कि ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब इसने ऑप्शन दे रखे हैं, n बराबर 3 से 5, n इक्वल्स टू 2 से 3, n इक्वल्स टू 1 से 2 और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट से 1। अब यहाँ पर ये कह रहा है द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात, रिक्वायर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अवशोषित कर रहा है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा और उत्सर्जित कर रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
अब नीचे से ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बता रखा है एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब क्योंकि z तो फिक्स है तो z² अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो z तो फिक्स हो गया। तो अब आप देखेंगे कि जब आप एनर्जी लेवल निकालते हैं तो 1 के लिए आ जाता है -13.6, 2 के लिए आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4 × 12 4 × 16। तो ऐसे ऐसे जब आप निकालते जाएंगे तो एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, तो जो एनर्जी गैप है कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है 1 और 2 के बीच में, तो इसका आंसर होगा 1 से 2। तो 1 से 2 का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2, क्योंकि इसने कहा है एनर्जी रिक्वायर्ड, तो नीचे से ऊपर है। अगर ये एनर्जी रिक्वायर्ड की जगह हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कहता तो ये हो जाता फिर इनफाइनाइट से 1, लेकिन ये रिक्वायर्ड कह रहा है तो ये होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? रिक्वायर्ड कह रहा है या एब्जॉर्ब कह रहा है तो नीचे से ऊपर, एनर्जी एमिट कह रहा है, एनर्जी रिलीज कह रहा है तो ऊपर से नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन था 77। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की जो लैंग्वेज है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप टू द पॉइंट चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के अगर और कहीं भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगा बाद में, ठीक है। कहीं मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो हम और क्वेश्चन देख लेंगे इस कंसेप्ट पे। अभी जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 79, वो कह रहा है इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 79 है ये। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 3। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी रेस्पेक्टिवली। अब ये पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की संख्या और दिगंशी क्वांटम नंबर की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का मतलब है वो ये है कि अगर एक इसने शेल के लिए वैल्यू दे रखी है n की, मतलब ये कोश 3 है, तो ये पूछा है इस 3 नंबर कोश के लिए कक्षकों की संख्या कितनी होगी और उपकोशों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है, अगर वो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर वो पूछ रहा है कि l की कितनी संख्या है मैक्सिमम, तो वो एक तरह से सब शेल पूछ रहा है। और अगर वो पूछा है m की मैक्सिमम कितनी संख्या है, मतलब ऑर्बिटल की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर l का मतलब है ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ऑर्बिटल्स, और l का मतलब वो पूछा है सब शेल, ठीक है। क्या पूछ रहा है सब शेल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 देन टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले सब शेल की बात करें तो n बराबर 3 के लिए सब शेल क्या है s p और d, जिसके लिए वैल्यू क्या है l की 0 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो l की वैल्यू कितनी होगी 3। अब आपको पता है प्रत्येक s के लिए ऑर्बिटल कितने होंगे, तो s के लिए ऑर्बिटल 0 होते हैं, p के लिए 3 होते हैं और d के लिए 5 होते हैं। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उनका जब आप सम निकालेंगे, सॉरी इसके लिए ऑर्बिटल 1 होता है, तो जब आप इनका सम निकालेंगे तो सम आएगा 9। तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि आप जब वैल्यू चेक करेंगे, आपके दिमाग में जो कंसेप्ट आ सकता है, तो आप जब वैल्यू चेक करेंगे तो आप कहेंगे इसकी ml की वैल्यू 0 है, इसकी है -1 0 +1, इसकी है -2 -1 0 +1 +2। अब आप बोलेंगे कि सर ये 0 तो कॉमन है, तो देखिए वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये क्या, ऐसे तो फिर इसका मतलब सेम ही हो गई है। ये आपके 0 जो है वो L0 के लिए ml0 है, समझ में आ रही बात। L0 के लिए ml0 है, L1 के लिए ml0 है और L2 के लिए, तो ये अलग अलग काउंट होंगे। तो यहाँ पर आपके ऑर्बिटल कितने काउंट हो रहे हैं 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब शेल की संख्या तो 3 आ गई और ऑर्बिटल जो हैं या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू 9 आएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड 9 और 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 जो मैंने प्लांक का फॉर्मूला पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, उसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अब ये पूछा है रेशो पूछा है एनर्जी का, ठीक है। फोटोन दे रखे हैं एक, इधर कह देता हूँ 2, तो पहले वाले की वेवलेंथ दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे वाले की वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये रेशो पूछ रहा है, तो रेशो मैंने कहा 1:2 रेशो पूछ रहा है मान लीजिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ई का फॉर्मूला जो होता है h न्यू होता है =hc/λ कह सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यू की वैल्यू c/λ होती है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है, तरंग दैर्घ्य के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पर जो ये अनुपात आ रहा है वेवलेंथ का वो आ रहा है 1:2।
तो ऊर्जा का अनुपात जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, E1/E2 इक्वल्स टू λ2/λ1। तो λ2 कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग और ये है 2000 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि वैल्यू क्या आ रही है 2। तो एनर्जी जो वेवलेंथ का रेशो आ रहा है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो एनर्जी का रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 84। लास्ट क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज 1:2। तो मैंने कहा मान लीजिए 2 न्यूक्लियस है, एक है A और एक है B। इसकी जो रेडियस का रेशियो है, ये लिख देता हूँ रेडियस, तो रेडियस का जो रेशियो है वो है 1:2। ठीक है। द रेशियो ऑफ मास नंबर विल बी, तो ये पूछ रहा है कि जो मास नंबर है इसको मैं XY लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये X है और ये Y है। तो ये मास नंबर जैसे मैंने कहा A है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसको मैं A और B कह देता हूँ स्मॉल, या स्मॉल XY कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको मैंने कहा A, इसको मैंने कहा B। ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है R=R0 A⁻⁴। ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो R इज़ प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ठीक है। तो अब आपने क्या कहा, आपको रेशो किसका चाहिए, द रेशो ऑफ मास नंबर विल बी। तो मैंने क्या कहा, रेशो ऑफ मास नंबर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Rx/Ry इक्वल्स टू Ax/Ay⁴ ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ है, तो मैंने लिख दिया Rx/Ry इक्वल्स टू Ax/Ay⁴। अब यहाँ पर Rx/Ry की वैल्यू मुझे पता है। Rx/Ry की वैल्यू क्या है, रेशो दे रखा है आपको, तो रेशो क्या हो जाएगा x/y 1:2। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे तो इसकी पावर 1/3 चाहिए नहीं, तो मैंने क्या करा Ax/Ay और पावर जो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:8। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 1:8। तो कहने का मतलब है कि जो रेडियस है वो मास नंबर के 1/3 प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास का जो रेशो है वो 8 गुना होगा तो रेडियस का रेशो 2 गुना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आएगा 1/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो रेडियस वाले क्वेश्चन है नेट में भी पूछे गए हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी आपकी वो सारी मैंने सॉल्व करा दी है। अब देखिए अगर कोई बाद में प्रॉब्लम पूछेगा कि सर हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर ये प्रॉब्लम पूछनी है, तो मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है। मैं आपको टाइम बाउंड देता हूँ कि भाई आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम पूछ लीजिए। अब जो मैंने आपसे कहा है कि आप 1 या 2 दिन के अंदर क्वांटम की प्रॉब्लम पूछ लीजिए, क्योंकि क्वांटम की यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप बाद में पूछेंगे 10 दिन बाद कि सर क्वांटम की प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप चलिए। अगर आप इधर उधर के टॉपिक पढ़ेंगे तो देखिए आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, अदर चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ वो साथ के साथ आप पढ़ते जाइए। और खास करके जो जीके है वो आप साथ के साथ कवर करते जाइए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आपको 2 दिन के अंदर क्वांटम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद मैं आपको क्वांटम सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम पूछनी है थर्मो में वो आप पूछ लीजिएगा। तो आज जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो नहीं होगा। अब आपको क्वांटम के क्वेश्चन सॉल्व करने, और मुझे 2 दिन के अंदर पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम जो है वो आपको आ रही है, और क्वेश्चन नंबर आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपके क्वांटम के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।